सो हेलो गाइस, तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और इसमें हम जुलाई मंथ के पहले हफ्ते को कवर करेंगे। 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इसरो ये किस मिशन के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा स्पेडेक्स मिशन। और कब तक लॉन्च करने की संभावना है? 2028 तक। इस मिशन की खास बात क्या है कि हम इसे 2 हिस्सों में लॉन्च करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा ये चंद्रयान 4 होगा ये बहुत भारी है और हमारे पास ऐसा कोई कैपेबल रॉकेट नहीं है जो इतने भारी यान को लेकर के उड़ सके। इसलिए हम इसे 2 पार्ट में छोड़ेंगे ऊपर और फिर अंतरिक्ष में जाके इनको असेंबल कर देंगे और फिर उसके बाद चांद पर भेज देंगे। ये हमारा प्लान है। फिर चांद से वो मिट्टी के सैंपल लेकर के वापस आ जाएगा और यही तरीका हमारा स्पेस स्टेशन बनाने में भी हम इस्तेमाल करेंगे। जो स्पेस स्टेशन हम बनाएंगे उनके हिस्सों को हम टुकड़ों में अंतरिक्ष में भेजेंगे और वहां पे जाकर के असेंबल कर लेंगे। जो हमारा स्पेस स्टेशन होगा, आपको पता है हमारा लक्ष्य है स्पेस स्टेशन बनाने का 2035 का, और उसका नाम क्या होगा? हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि भारत स्पेस स्टेशन बोल दो। स्पेडेक्स मिशन का देखो फुल फॉर्म भी है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। डॉकिंग का मतलब होता है जोड़ने की क्षमता, तो ये ध्यान रखना। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, बंगलुरु में मुख्यालय है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम ये कहां पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व में। और पेंच टाइगर रिजर्व ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो अभी इसे किस साइड में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र की साइड में। तो सिंपल से याद रखेंगे, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम ये कहां पे लॉन्च हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व में। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व एक और कारण से न्यूज में है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व में ही। और आपको याद हो अभी हमने पढ़ा था भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां पे किया गया था? कर्नाटक में, जो बन्नेरघट्टा बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे। वैसे हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 55 नंबर का है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973। याद रखना ये पॉइंट्स। फिर पूछ रहे हैं हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन सा शहर है? तो आंसर होगा वियना। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। टॉप पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है और लगातार तीसरी बार ये इस इंडेक्स में टॉप पर रहा। वियना कई बार मैंने आपको बताया किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। दूसरे स्थान पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। और वहीं अगर बात करते हैं इसमें सबसे लास्ट पे कौन है, या यूं कहूं कि दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? तो 173 नंबर पे यानी कि लास्ट पे है सीरिया की कैपिटल डेमेस्कस। फिर पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो डेनमार्क सरकार ये कब से? 2030 से जो भी किसान गाय भेड़ सूअर पालते हैं तो उन पे ये टैक्स लगाएगी कि उनके जो ये पशुधन है, गाय हो गया, भेड़ हो गया, सूअर हो गया, अगर वो पालन करते हैं इनका, तो उन पे उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों का टैक्स लगाया जाएगा। और इस तरह से डेनमार्क पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। और कितना टैक्स लगाएगा? तो इन्होंने कहा कि एक गाय के ऊपर 672 क्रोन, यानी कि रुपए में बात करोगे तो लगभग 8,000 रुपए सालाना के हिसाब से लगेगा। कितना लगेगा, क्या लगेगा नहीं याद रखना, आप सिर्फ ये याद रखो कौन सा देश है वो ऐसा करने वाला। तो डेनमार्क है। डेनमार्क के स्टैटिक याद रख लो, कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, यूरोपीय देश है। डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी हो गई। प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। वैसे हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। ये तो आपको याद होगा ही सही। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी यूरोपीय संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्सुला वॉन डेर लेयन को। अभी भी यही है लेकिन फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया। ये जरूर याद रखना ये किस देश से बिलोंग करती हैं। तो ये जर्मनी से हैं। आपको याद है ना अभी एंटोनिया कोस्टा ये यूरोपियन काउंसिल, यूरोपीय परिषद के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और रॉबर्ट मेटेसोला कौन है? यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखना ये भी। वैसे यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। 27 इसके सदस्य देश हैं। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं कि अभी किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय ने। ये यशस्विनी पहल महिलाओं के लिए है। मतलब महिलाओं के जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, व्यापार होते हैं, तो उनको सही तरीके से रजिस्टर किया जाएगा, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा
उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी, मतलब उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। एमएसएमई मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई डे कब मनाते हैं हम? 27 जून को मनाते हैं। तो यहाँ पे एमएसएमई मंत्रालय ने एक तो ये यशस्विनी पहल शुरू की है, इसके अलावा एक एमएसएमई टीम योजना भी शुरू की है। इसका भी उद्देश्य यही है, जो एमएसएमई सेक्टर्स होते हैं उनको सशक्त बनाना। फिर पूछ रहे भी किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। तो अभी जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ था हमने जीत लिया है। किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को हरा करके। कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। भारत ने दूसरी बार जीता है। जो पहला संस्करण था 2007 वाला, वो भी हमने जीता था। उस समय हमने पाकिस्तान को हराया था। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट ये 2024 में हुआ, ये इसका नवा संस्करण है, इसको भी हमने जीत लिया साउथ अफ्रीका को हरा करके। अब आप मुझे बताएंगे इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। और बाकी इसके बाद 3 भारतीयों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। कौन कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। तीनों के नाम याद रखना। वैसे तो इस मैच के दौरान हमने पढ़ा भी था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया है और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया है। ये भी ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं। फिर पूछ रहे भी फ्रांस की थेल्स कंपनी ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अडानी के साथ, जो अडानी डिफेंस है उसके साथ। और जो हमारा रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है, तो उसी के लिए ये 70 mm रॉकेट बनाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। वैसे अडानी से 2 प्रश्न मैंने आपको और बताए थे, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं कि अडानी डिफेंस ये कहां पर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद और मिसाइल निर्माण फैक्ट्री लगाएगा, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और अडानी डिफेंस ने ही भारतीय नौसेना के लिए भारत का पहला स्वदेशी निर्मित मानव रहित ड्रोन बनाया था, उसका नाम क्या है? दृष्टि 10 है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है CS शेट्टी, पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और एसबीआई के ये 27वें नंबर के चेयरमैन बने हैं। और किनका स्थान लिया इन्होंने? दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। तो इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी ने महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू नाम से पुस्तक को लॉन्च किया है। इसके लेखक कौन है? संजय किशोर। तो एक्चुअली में भी मोदी जी ने इनके ऊपर लिखी गई, मतलब इनके जीवन पर लिखी गई 3 बुकों को लॉन्च किया है। तीनों में आपको बताता हूँ, उनके राइटर के नाम भी बताऊंगा। ये देखो, एक बुक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विसेज, इसको लिखा S नागेश कुमार ने। एक हमने पढ़ा अभी महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू, इसको संजय किशोर ने लिखा। और सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री M वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको सुब्बा राव ने लिखा है। देखो, आपको पता है जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये जो M वेंकैया नायडू थे, ये 2017 से लेकर 2022 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनसे एक लेटेस्ट प्रश्न आपको याद होगा, अभी 2024 में पद्म विभूषण इनको मिला था। वैसे वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ है, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी 2024 में लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया है। और 10वीं बार इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। यहाँ पे अभी फाइनल में इन्होंने स्पेन के जेमेस सेंटोस को हराया है। और विश्वनाथन आनंद से 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक तो ये हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था 1991-92 में। वैसे तो अभी इस पुरस्कार का नाम बदल के हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, लेकिन पहला वाला इन्हीं को मिला था। और 2007 में पद्म विभूषण भी इनको मिला था। और आप कह सकते हो पद्म विभूषण पाने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आंसर होगा रवि अग्रवाल। इन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया। अच्छा, इसी तरह से सीबीआईसी भी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और उसके भी हेड याद रखना क्योंकि पिछले साल ही नए बने थे वो। संजय अग्रवाल उनका नाम है। दोनों अग्रवाल हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। सीबीडीटी के तो रवि अग्रवाल हैं और सीबीआईसी के संजय अग्रवाल है, याद रहेगा ना। और एक संजय नायर भी आपको याद आएगा, एसोचैम के अध्यक्ष बने थे, संजय नायर उनका नाम है।
बाकी इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने, इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा या आयोजन किया गया, हो चुका है ये। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की हम बात कर रहे हैं, 3 और 4 जुलाई को हो चुका है ये। कहाँ पे? भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने। चलो आप मुझे ये बताओ, एआई का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? गॉडफादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर। फिर आपसे पूछ रहे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे अभी कब मनाया हमने? 1 जुलाई को मनाते हैं हर साल हम। ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है और इनकी जयंती के दो या पुण्यतिथि दोनों एक ही तारीख को होती है, 1 जुलाई को ही। पहली बार 1991 में मनाया था। थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, उपचारात्मक हाथ देखभाल करने वाले हृदय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की बात करें, ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1948 से लेकर 1962 तक ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। जन्म तो इनका पटना बिहार में हुआ था। वैसे 1 जुलाई को 2 और दिवस होते हैं, जीएसटी डे, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था इसीलिए, और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाते हैं। फिर पूछ रहे अभी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आंसर होगा सुजाता सैनिक बनी है। ये पहली महिला मुख्य सचिव है, इसीलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। कहाँ की? महाराष्ट्र की। सुजाता सैनिक इनका नाम है। बाकी ऑप्शन पे देखोगे तो नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, और प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, और सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर है। अच्छा आप यूँ बताओ, महाराष्ट्र की पहली महिला भी डीजीपी कौन बनी थी? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में तो मैंने आपको उत्तर भी बताया था, तो अभी आपसे पूछ रहा हूं मैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो आंसर होगा स्नेह राणा। किसके खिलाफ बनाए? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आप कह सकते हो कि ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय है, तो फिर पहली कौन थी? 2006 में ये कारनामा किया था भारत की पूर्व महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने, इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट लिए थे। और अभी स्नेह राणा ने लिए किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के। फिर पूछ रहे अभी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ये भारत 72 पे है। बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस या प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया, तो भारत याद रखेंगे 174 देशों में से भारत 72 नंबर पर है। मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की देशों की तैयारियां कैसी चल रही है, उसी आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। और टॉप पे सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे अमेरिका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया ना भैया इसको। तो इसकी स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती 1944 में और इसके सदस्य देश 190 हैं। 190वां एंडोरा है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी और हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बुल्गारिया से हैं। फिर पूछ रहे मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पीयूष पांडे। बॉलीवुड एक्टर जो मनोज पांडे हैं उनकी जीवनी है ये। नाम क्या है? मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव, और इसको लिखा है पत्रकार पीयूष पांडे ने। इसे हिंदी में लिखा गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद रचित वत्स ने किया है, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताओ कि अभी आर अश्विन जो हमारे क्रिकेटर हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इन्होंने उसे सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर के लिखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसका नाम बताओ अब आप। फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नए बन गए हैं, कौन? चंद्रबाबू नायडू, और उन्होंने ही ये एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को शुरू किया है। क्या होगा इसमें जो भी लाभार्थी होंगे उनको व्यक्तिगत रूप से उनके घर पर पेंशन पहुंचाई जाएगी। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच में मैत्री अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड। एक्सरसाइज का नाम है मैत्री और भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ ये। अभी 2024 में इसका 13वां संस्करण हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। पिछली बार इसका संस्करण 2019 में हुआ था, वो मेघालय के उमरोई में हुआ था, और पहली बार 2006 में ये एक्सरसाइज हुआ था इनके बीच में। अच्छा आपको याद होगा इसी साल थाईलैंड के साथ एक और एक्सरसाइज हमने करना शुरू किया। क्या नाम है उसका? अयुत्या एक्सरसाइज। वो एक नेवल एक्सरसाइज है। अयुत्या का अर्थ होता है अपराजय। वैसे थाईलैंड के साथ एक एयर एक्सरसाइज भी हम करते हैं, उसका नाम सेम भारत एक्सरसाइज है। थाईलैंड की स्टैटिक देखते हैं। कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है थाई बहत, प्रधानमंत्री हैं श्वेता थाविसिन।
आपको याद होगा अभी पहला साउथ ईस्ट एशिया कंट्री यही बना था समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला, तो ध्यान रखना ये भी। फिर पूछ रहे हैं अभी फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये सिंगापुर में होगा, ये याद रखना है आपको, वन लाइनर प्रश्न है। फिर पूछ रहे हैं लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, शाहरुख खान बन गए हैं, ये भी वन लाइनर प्रश्न है, इसी को याद रखेंगे आप। फिर पूछ रहे हैं लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ और वहां पे किस भारतीय फिल्म ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता, तो आंसर होगा गर्ल्स विल बी गर्ल्स। इस फिल्म को रिचा चड्डा और अली फजल ने बनाया है। इस फिल्म की डायरेक्टर और राइटर सुची तलाटी हैं। फिर पूछ रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया, 2 जुलाई को, हर साल 2 जुलाई को होता है। अच्छा, खेल से ही संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ। एक नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में, और एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे होता है 6 अप्रैल को, और एक नया हमने मनाना शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, कब, 11 जून को, ये आप जरूर याद रखेंगे। वैसे 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे भी होता है। यूएफओ का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अज्ञात उड़ती हुई वस्तु, जिसे आप उड़न तस्करी कहते हो। फिर पूछ रहे हैं अभी किस बैंक ने एमएसएमई सहज नाम से एक ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मतलब ये एमएसएमई जो होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए विशेष रूप से इसे तैयार किया है। तो एसबीआई का कहना है कि इसके माध्यम से जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वो 15 मिनट के अंदर 15 मिनट से भी कम समय में उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। चलो फिर फटाफट से बताओ एसबीआई के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, जो कि दिनेश कुमार खारा के स्थान पे आ रहे हैं। और एमएसएमई डे कब मनाते हैं, और एमएसएमई के अभी नए कैबिनेट मंत्री कौन बन गए, ये भी बताना है आपको। तो फिर इस प्रश्न में पूछ रहे अभी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये कब मनाया जाता है, ये हर साल 3 जुलाई को होता है। और आपको याद है प्लास्टिक बैग को बैन करने वाला, प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, न्यूजीलैंड था। और अभी हमने पढ़ा था प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन, ये जयपुर सैन्य स्टेशन बना है, इसकी लंबाई 100 मीटर है इस सड़क की। और ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था, पहला 2019 में ऐसा करने वाला पहला सैन्य स्टेशन बना था नारंगी सैन्य स्टेशन, ये असम गुवाहाटी में है। और प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 में हम कब मना रहे हैं, 5 सितंबर को मना रहे हैं। और ये भी याद रखना कि अभी उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित होगा, लखीमपुर खीरी जिले में। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर पूछ रहे प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों क्रिकेटर हैं, तो ये अभी प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। फिर पूछ रहे हैं अभी जुलाई में ही भारत और किस देश के बीच में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ, तो मंगोलिया। एक्सरसाइज का नाम नोमैडिक एलिफेंट है, भारत मंगोलिया के बीच में हुआ। 2024 में इसका 16वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ, मेघालय के उमरोई में हुआ। पिछले साल जो इसका लास्ट 15वां एडिशन हुआ था 2023 में, वो मंगोलिया के उलन बटोर में हुआ था। और जो पहला संस्करण है वो 2006 में हुआ था। मंगोलिया के स्टैटिक देखते हैं। मंगोलिया कैपिटल उलन बटोर होती है, करेंसी है मंगोलियन तोगरेक, और प्रेसिडेंट है उखनागिन खुरेलसुख, ध्यान रखना ये। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया, तो 2 जने हैं, पवन कुमार और टीवी रविचंद्रन। अच्छा, ये तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, और इनके अलावा एक एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाए गए हैं, उनका नाम राजेंद्र खन्ना है, ये नाम भी आप याद रखेंगे। और वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवाल है, तो अजीत डोवाल ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 2 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए, पवन कुमार और टीवी रविचंद्रन, और एक एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना हो गए, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी नीदरलैंड में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा डिक शूफ इनका नाम है। अभी तक कौन थे, मार्क रूटे थे, और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इनको नाटो का चीफ बना दिया गया था। पढ़ा था हमने, नाटो के जो अभी तक चीफ थे जीन स्टोल्टेनबर्ग, उनके स्थान पे आएंगे अब मार्क रूटे। लेकिन मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, तो वहां से इनको इस्तीफा देना पड़ा, तभी तो ये नाटो के चीफ बनेंगे। तो फिर इधर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया, तो फिर अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, डिक शूफ बन गए, ये आप ध्यान रखना। नीदरलैंड के स्टैटिक देखें तो कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो होती है।
फिर पूछ रहे हैं अभी एयर इंडिया ने कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया? तो आंसर होगा अमरावती में। कौन सा अमरावती है? ये महाराष्ट्र का। एक आंध्र प्रदेश में भी अमरावती है, तो वहां की बात नहीं हो रही। महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया ने कहा ये साउथ एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग स्कूल को स्थापित करेगा। और आप कह सकते हो ये देश में किसी भी भारतीय एयरलाइन के द्वारा खोला जाने वाला पहला स्कूल है। 2026 तक शुरू हो जाएगा ये। वैसे एयर इंडिया की बात करें, मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में और चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। फिर पूछ रहे हैं कि अभी अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो पहले स्थान पे रहा। कहाँ पे हुआ ये? जॉर्डन के अम्मान में हुआ। भारत ने 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। इसके तहत भारत मेडल टैली में पहले स्थान पे रहा। दूसरे पे कजाकिस्तान है, तीसरे पे किर्गिस्तान। 4 गोल्ड कौन लेकर के आया? नाम देख लो एक बार देखने जैसा प्रश्न है ये। ज़्यादा कोई खास मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो एक बार। तो 4 नाम है, साहिल जागलान, अनिरुद्ध जोंटी और अभिमन्यु। फिर पूछ रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा मार्च 2025 तक के लिए। वैसे इसे शुरू कब किया गया था? 2015 में। उद्देश्य था भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना। इसकी नोडल एजेंसी है या नोडल मंत्रालय है आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके अभी नए मंत्री बन गए हैं जो हरियाणा के अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, ये जो स्मार्ट मिशन परियोजना है, इसके तहत पहला जो स्मार्ट शहर है वो कौन सा है? भुवनेश्वर। और जो 100वां स्मार्ट शहर होगा वो शिलोंग है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में है 13, और फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, वहाँ पे 12 स्मार्ट सिटीज़ हैं। ये डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछ रहे हैं भाई निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेक्सस का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका तो उत्तर देख लो। उत्तर तो हो जाएगा इसका लाओस। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये प्रोजेक्ट नेक्सस। शॉर्ट में समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। जिस तरह से हम एक दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं फोन पे से या पेटीएम से या भारत पे से, जिससे भी आप करते हो, तो फटाफट से रियल टाइम में चले जाते हैं ना, इधर बटन दबाया उधर पैसे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और उसी का नाम क्या है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये हम जानते हैं और इसी के माध्यम से पूरे भारत भर में हम कहीं पर भी इंस्टेंट पैसा भेज सकते हैं। ये बात हमें पता है, हमें समझ में आती है। इसी तरह से हर देश का अपना अपना भी होगा, बहुत से देशों का होगा, बहुत सौ का नहीं होगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि हर देश का अपना अपना एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। जिस तरह से भारत के पास यूपीआई है। अब यूपीआई में दिक्कत क्या हो जाएगी? हम भारत में तो एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, लेकिन मान लो आप किसी और देश में चले गए, तो वहाँ पे मैं आपको पैसा नहीं भेज पाऊंगा, वहाँ पे यूपीआई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम कुछ देश मिलकर के, अभी तो शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है, तो ये जो 5 देश हैं, मैं बताऊंगा 5 कौन से देश हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने अपने जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि भारत का यूपीआई हो गया, किसी और देश का कुछ और हो गया, तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा? फिर 5 देशों में जो भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो शुरुआत में 5 देश कौन से जुड़ रहे हैं? इस प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत कौन से 5 देश कर रहे हैं आपस में जुड़ करके? तो एक तो भारत हो गया और आसियान के 4 देश हो गए। कौन कौन से? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। वैसे जल्दी बोला जा रहा है कि इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो जाएगा और धीरे धीरे सबको ये पसंद आएगा और फायदे की बात है, तो और भी देश धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, लेकिन शुरुआत में ये 5 है। तो मैंने आपको समझा दिया, प्रोजेक्ट नेक्सस आपको समझ में आ गया। लेकिन प्रोजेक्ट नेक्सस का जो कंसेप्ट है ये कौन लेकर के आया था? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट लेकर के आया था, जिसकी स्थापना होती है 1930 में। हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है। ये है क्या? ये 63 देशों के सेंट्रल बैंकों का एक संघ है, आप ऐसा कह दो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो अभी अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बनी है? तो आंसर होगा मैजेंटा लाइन बनी है। ये नोएडा के बॉटनिकल गार्डन स्टेशन से जनकपुरी वेस्ट तक जाने वाली ये जो लाइन है मैजेंटा लाइन, इस पर 29 ट्रेनें अब बिना ड्राइवर के चल रही हैं। मतलब जो ड्राइवर वाला केबिन होता है वो तो हटा दिया और कोच की छत पे एक खास तरह का कैमरा लगा दिया। तो सिंपल से याद रखेंगे। वैसे आप जानते हो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है कहाँ पे शुरू हुई है? कोलकाता में। जो कोलकाता मेट्रो है वो किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और अगर मैं पूछूं दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कौन सी है,
तो जर्मनी ने बनाई थी ये। और उसी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन भी जर्मनी ने बनाई थी और एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश चाइना बना था। तो इतना आप याद रख लो। चलो बाकी भी देख ही लो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम नमो भारत रखा, लेकिन फिर हमने इसका नाम बदल के रैपिडेक्स कर दिया। फिर पूछ रहे हैं किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई थी, तो सऊदी अरब। और दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम वूश है, इसको किसने शुरू किया था, इंडोनेशिया ने। अब ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो फिर इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर BN गंगाधर को। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसकी स्थापना होती है सन 2020 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। बाकी ये जो CS शेट्टी हैं SBI के नए चेयरमैन बने, विक्रम मिस्री है ये मिस्री विदेश सचिव बने हैं। और भरत लाल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव हैं, इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या है इस एप्लीकेशन का उद्देश्य, तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और सड़क को लेकर के कोई समस्या है, सड़क में गड्ढा पड़ गया या कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, रिपोर्ट कर दो, 7 दिनों के अंदर आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं इस्माइल कादरे का निधन हो गया। वे एक कवि थे, नॉवेलिस्ट थे, किस देश से थे, अल्बानिया देश से थे। आपको मैं ये बता दूं कि 2005 में मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इन्होंने जीता था। और अभी पिछले साल 2023 में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट रहे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया था। फिर पूछ रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो बेलारूस बन गया है। और पिछले साल इसका 9वां सदस्य देश ईरान बना था। और आपको ये भी याद रखना है अभी SCO की जो 24वीं बैठक हुई कहाँ पे हुई, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई है। यहाँ पे वैसे भारत की तरफ से मोदी जी नहीं गए, भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी गए थे। तो ये 2-4 फैक्ट मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। और हाँ, ये भी याद रख लो कि इसकी अगले साल जो बैठक होगी 25वीं बैठक, वो चाइना में होगी। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चाइना के किंगदाओ शहर को चुना है। जिस तरह से पिछली बार 2023 में कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में भारत के वाराणसी को चुना था। याद आया आपको। वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, बीजिंग चाइना में मिलेगा। और इसके 2 पर्यवेक्षक देश रह गए हैं, क्योंकि ये बेलारूस पहले पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री था, लेकिन अब फुल टाइम मेंबर बन गया है। और अभी भी 2 पर्यवेक्षक देश बाकी हैं, कौन कौन से, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये भी जरूर याद रखना। कजाकिस्तान के भी स्टैटिक देख लो, क्योंकि यहाँ पे इसकी बैठक हुई है, तो ये जो देश है वो इंपॉर्टेंट हो गया। कंट्री इन न्यूज हो गया ना। तो कैपिटल इसकी अस्ताना है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। और आप जानते हो जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है वो यही है, कजाकिस्तान। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने हेल्थ साथी योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा पेटीएम ने। तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है ना 197 कम्युनिकेशन, उसी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए ये पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। इसमें इन्होंने कहा कि भैया हर महीने 35 रुपये दे दो, फिर आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे, जैसे कि डॉक्टर से फ़ोन पे आप कंसल्टेशन कर सकते हो, फ़ोन पे उपचार ले सकते हो, सलाह ले सकते हो। मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ लेने जाओगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, OPD की सुविधा मिल जाएगी। कोई हादसा हो जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बिजनेस में रुकावट आ जाए उसके कारण, तो आपको आर्थिक रूप से फाइनेंशियल हेल्प भी हम करेंगे। पेटीएम इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 2010 में। नोएडा यूपी में मुख्यालय है और फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदल के पाई प्लेटफॉर्म कर दिया। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको तो RBI ने बैन कर दिया है, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन बन गए, नवीन चंद्र झा बन गए हैं। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके नए चेयरमैन CS शेट्टी बने हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो नवीन चंद्र झा आंसर होगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन भी देख लो एक बार। ज्योति विज फिक्की की डायरेक्टर जनरल बनी। और संजीव पुरी 2024-25 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड बनाए गए। और दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा P गीता को। तो इन्हें ये
पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है, याद रखना। किसने दिया? विंग्स केरल ने दिया। विंग्स मतलब वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। किसे मिला? पी गीता को मिला, इनका नाम याद रखना। वैसे ये ठाकुर याद रखना, 2 ठाकुर मैंने लिख दिए साथ साथ। डॉक्टर उषा ठाकुर 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला और संजना ठाकुर 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इनको मिला। और अरुंधति रॉय पेन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला। फिर पूछ रहे हैं अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए? हेमंत सोरेन बन गए। इनको शपथ किसने दिलाई? वहां के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन ने। और इस तरह से आप कह सकते हो ये तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। पहले 2013 में, फिर 2019 में बने थे, लेकिन फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का, जमीन के सिलसिले में कोई धोखाधड़ी का घोटाला किया, ये आरोप इन पे लगे। फिर ये जेल चले गए और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद ये जेल गए थे। और तब तक के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री आपको पता है चंपई सोरेन बन गए थे। फिर ये जमानत हो गई, रिहा हो गए, बाहर आ गए और फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इस तरह से आप कह सकते हो झारखंड के तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी ये झारखंड के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। चंपई सोरेन साहब ने कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद संभाला? 153 डेज तक। और कैपिटल झारखंड की रांची होती है, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। फिर पूछ रहे हैं अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्रालय इनके पास। अभी इन्होंने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो निर्माण पोर्टल। क्या है इसमें? तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी की जो प्री एग्जाम होती है, अगर आप उसको पास कर लोगे तो फिर आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? यूपीएससी का प्री आपको पास करना पड़ेगा, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप एसटी एससी से आते हैं या फीमेल हैं या आप 3rd जेंडर के अंदर आते हैं तो उन्हीं को ये सहायता मिलेगी। और उसमें भी अगर आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है तो आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ध्यान रखना ये। फिर पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड को किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इसे विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं और ये कार्ड वीजा के द्वारा संचालित है। इतना सा याद रख लो। आईसीआईसीआई बैंक की स्टैटिक भी देख लेते हैं। स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। तो फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पेरिस 2024 और लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो स्पॉन्सर है, जो पार्टनर है, वो किसे बनाया या कौन बना है? तो आंसर होगा बीपीसीएल बना है। देखो आपको याद है 2024 में जो समर ओलंपिक है वो इसका 33rd नंबर का एडिशन है, होस्ट कर रहा है पेरिस। और 2028 में 34th नंबर के जो समर ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। हर 4-4 साल में होते हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा है 2024 और 2028 वाले जो समर ओलंपिक हैं उनके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का स्पॉन्सर बन चुका है। कौन? बीपीसीएल। आपको याद होगा अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बैंकिंग पार्टनर कौन बना था? यस बैंक बना था। और पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन बनाए गए? शरद कमल, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। उसके अलावा ये भी याद रखना कि पेरिस ओलंपिक कमेटी में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है। और भारत से इसके मशाल वाहक कौन बने थे? पेरिस ओलंपिक के अभिनव बिंद्रा बने थे जो कि एक शूटर हैं। और पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। इतनी बातें आप याद रख लो। बाकी कुछ स्टैटिक में आपको बता दूं, जैसे कि जो ओलंपिक हैं, जो पहले ओलंपिक हैं वो 1896 में हुए थे ग्रीस के एथेंस में। लास्ट ओलंपिक जो 32वां संस्करण था वो टोक्यो ओलंपिक 2020 थे। हुए तो 2021 में थे लेकिन कहे यही जाएंगे टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और रैंकिंग में भारत 48 नंबर पे था। वैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी हेड पीटी उषा है, इस पद पर आने वाली पहली महिला है। और बीपीसीएल की भी बात कर लो, स्थापना होती 1976 में, मुंबई में मुख्यालय हो गया, सीएमडी जी कृष्ण कुमार है। और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने थे, ये भी याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर कौन बन गए? तो आंसर होगा हार्दिक पांड्या। तो ध्यान रखना ये। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख जो हैं उन्होंने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा हैदराबाद में।
और वैसे कौन है हमारे एयर चीफ मार्शल? विवेक राम चौधरी। अभी इन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट वायुसैन्य स्टेशन पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे होगा क्या? हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी तरह का एक प्रश्न हमने पढ़ा था ना अभी, एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में साउथ एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग स्कूल को स्थापित करने की घोषणा की है। वैसे हमारे अभी नए आर्मी चीफ कौन बन गए हैं? थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बन गए। नेवल चीफ नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल तो यही हैं, विवेक राम चौधरी। दूसरे नंबर के CDS अनिल चौहान हैं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल है। फिर पूछ रहे हैं अभी यूके के नए PM कौन बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा कीर स्टारमर। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? ऋषि सुनक को। और इस तरह से ये यूके के 58वें प्रधानमंत्री बन गए। इनकी पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी। और ऋषि सुनक की पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। अगर आपसे पूछे ना कि बताओ किस देश को संसदीय शासन प्रणाली की जननी माना जाता है, तो आंसर होगा इंग्लैंड। फिर पूछ रहे इंडिया बुल्स फाइनेंस ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर लिया है। किसने? इंडिया बुल्स फाइनेंस ने। इतना सा याद रखना है। फिर पूछ रहे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो आंसर होगा शील नागू बन गए हैं। ये अभी तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। अब जब ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आ गए तो फिर जो मध्य प्रदेश में अब एक्टिंग चीफ जस्टिस किन्हें बनाया गया? संजीव सचदेवा को बनाया गया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। वैसे अभी आपने देखा था CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख बने थे रवि अग्रवाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री बने और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव यानी कि सेक्रेटरी तो अतुल कुमार चौधरी बने हैं और अभी अध्यक्ष बने थे अनिल कुमार लाहौटी। दोनों नाम याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो लाओस करेगा। लाओस की कैपिटल क्या होती है? वियंतियान है। आसियान की बात करें, फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना होती है इसकी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और मोटो होता है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। अच्छा, ये प्रश्न बनेगा कि इसका भी नवीनतम 11वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आंसर होगा ईस्ट तिमोर। ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं भी किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो आंसर होगा बजाज ने। और इसका नाम क्या है? बजाज फ्रीडम 125। ये पेट्रोल से भी चलेगी और CNG से भी चलेगी। मतलब 2 लीटर पेट्रोल का टैंक होगा, 2 किलो का CNG का टैंक होगा। दोनों फ्यूल को मिलाकर के बात करेंगे तो ये 330 किलोमीटर की रेंज देगी। बजाज कंपनी के MD कौन है? राजीव बजाज है। तो फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए। क्या नाम है? धीरेन्द्र ओझा इनका नाम है। तो 1 लाइनर न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इनका नाम। बाकी आपको पता है ना भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बन गए कौन? डॉक्टर BN गंगाधर बन गए। और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती बन गए। और ये तो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। फिर पूछ रहे हैं भी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा विद्युत रंजन सारंगी, BR सारंगी बने हैं। ये झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं और झारखंड के गवर्नर ने इनको शपथ दिलाई है। गवर्नर कौन है झारखंड के? CP राधाकृष्णन है। बाकी अभी आपने पढ़ा था शील नागू, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया? ये आपने 6 जुलाई को मनाया था। एक्चुअली में ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसे 6 जुलाई को मनाया। थीम क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। और सहकारिता मंत्रालय कौन संभालते हैं? अमित शाह, जो गृह मंत्री भी हैं। फिर पूछ रहे भी कौन सा शहर है जो पहली बार डूरंड कप के मैचों की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा जमशेदपुर। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और 2024 में ये इसका 133 नंबर का एडिशन है। कब से कब तक? 27 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक। ये 4 शहरों में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, असम के कोकराझार, झारखंड के जमशेदपुर और मेघालय के शिलोंग में। और ये पहली बार है जब जमशेदपुर डूरंड कप मैचों की मेजबानी कर रहा है। यही प्रश्न था। इसका आयोजन कौन करता है? भारतीय नौसेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। और ये भी याद रख लेना कि डूरंड कप टूर्नामेंट का जो विजेता होता है उसको 3 ट्रॉफियां मिलती है। डूरंड कप ट्रॉफी, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट ट्रॉफी। लास्ट एडिशन जो इसका हुआ था 132 नंबर का पिछले साल, उसको मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता था। टोटल 17 बार ये जीत चुका है। तो इससे ये फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना।
फिर पूछ रहे हैं अभी ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए। आपको पता था ना ईरान के जो इब्राहिम राइसी थे उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तो अब यहाँ पे नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। तो इनका नाम याद रख लो आप, मसूद पेजेश्कियान इनका नाम है। क्या नाम है? मसूद पेजेश्कियान। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानी रियाल। चाबहार पोर्ट हमने यहीं पे बनाया है। और ईरान से 2 और पॉइंट याद रखो, एक तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा सदस्य देश बन गया। ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हुए थे उसमें से एक ईरान भी है। बाकी 4 के नाम आप बता दो, और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था उसका नाम भी बताओ, क्योंकि 2 बार एग्जाम में वो पूछा जा चुका है। मैंने तो आपको हमेशा बताया उसका नाम। तो गाइज ये थी आज की आपकी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास। जुलाई का पहला वीक हमने इसमें कवर कर लिया, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। और वीकली क्लास ये आपकी एक रिवीजन वाली क्लास समझो भाई। डेली करंट अफेयर्स हमारी डिटेल क्लास होती है जिसमें मैं आपका समय लेता हूं 20 से 25 मिनट के आसपास, लेकिन ये रिवीजन वाली क्लास है, क्विक रिवीजन आपको करना है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि 7 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करिएगा। इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते में। थैंक यू।